हसीन, होप यू ऑल विल फाइन। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला बेसिक फोर्सेस दैट ऑपरेट इन नेचर। तो 4 ऐसे बेसिक फोर्सेस है जो कि हमारे नेचर में ऑपरेट करते हैं। अब वो है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 ऐसे बेसिक फोर्सेस है जो कि हमारे नेचर में ऑपरेट करते हैं। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है सर आइजैक न्यूटन ने। तो सर आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया यूनिवर्स को और उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं वो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। मैं आपको फिर से बता दूं कि सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट जो दिया वो सर आइजैक न्यूटन थे। तो मतलब साफ है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन जी ने क्या किया कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको समझाने के लिए एक नियम दिया और उस नियम का नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ये बताया गया कि मान लिया जाए कि दो बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब मान लो इस बॉडी की मास जो है वो है m1 और इस बॉडी की मास है m2। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मान लिया जाए वो F है। तो वो जो F है इस मास का, ये मास m1 है और ये मास m2 है, दोनों के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है कौन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m2। और मान लो ये बॉडी A और ये बॉडी B, दोनों के बीच की दूरी r है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इसे हम लोग कंबाइन करेंगे तो आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसे मैं आपको डिटेल न्यूटन ने दो बॉडी ए और बॉडी बी, दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर दो बॉडी हो और दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब दो बॉडी को जो फोर्स अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया। उस नियम का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है और एक का मास m1 है दूसरी की मास m2 है और दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो ये बताया गया कि दोनों बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का जो मास का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं F इज यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और दोनों के बीच की जो दूरी r है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसे जब कॉम्बाइन करेंगे तो ये आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो g है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है। इसी चलते हम लोग जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह सेम होता है। अब जी का वैल्यू होता कितना तो वो आपको याद रखना प्रैक्टिकली। इतने ये जो वैल्यू ऑब्टेन हुए थे वो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना, ये वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बनाने टाइम बहुत काम आएंगे।
और आपको जो यूनिट ऑफ जी है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये यूनिट कैसे आया, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो आपको दिखाऊंगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो वो मैं आपको बता चुका था कि मैं आपको ये कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका जो यूनिट होता है जी का, इस कैपिटल जी का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि F इजकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर G इजकल टू हो जाएगा F r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो यूनिट ऑफ जी कैसे निकालेंगे हम लोग, वो इस यूनिट का फोर्स, यानी इस फोर्स का यूनिट इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर का यूनिट, यानी इस यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर बाई, अब यहाँ पर ये जो मास है, ये मास यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ मास। तो जब हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स जो हमारा होता है वो होता है न्यूटन, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी, क्योंकि यूनिट ऑफ मास ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी होता है, तो इंटू केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू पावर माइनस। न्यूटन ने ये बताया कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब वो वैल्यू में सेम होता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अब देखो उसे मैं समझाने के लिए आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। तो बॉडी ए और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर फोर्स लग रहा है और बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पर भी फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट होता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि F है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि ये बॉडी बी के द्वारा लग रहा है तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो बॉडी बी की तरफ है इस फोर्स का। अब यहाँ पर देखिए जो बॉडी ए है, बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पर भी फोर्स लग रहा है। अब उसका जो डायरेक्शन है वो बॉडी ए की तरफ, क्योंकि वो बॉडी ए के द्वारा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस F है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो ये दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। मतलब F इजकल टू माइनस एफ, दैट मीन्स एक्शन इजकल टू रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको आपको थोड़ा दूसरे ढंग से समझाऊंगा। देखिए मैं आपको एक और तरीका से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि दो बॉडी जो है, बॉडी ए और बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो वो सेम होते हैं बट वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर भी फोर्स लग रहा है तो वो है FAB। बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर जो फोर्स लग रहा है वो FAB है। ए मतलब होता है पर, ए जो है दैट मीन्स, और जो बी है द्वारा, यानी कि बॉडी ए पर बॉडी बी के द्वारा बॉडी बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग FAB बोलते हैं। और वहाँ पर मैंने वेक्टर का निशान दिया, वेक्टर का वहाँ पे साइन है, क्योंकि ये आपको पता है ये जो एरो है दैट मीन्स ये जो फोर्स है वो आपको पता है कि वो आपको वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीक़े से जो बॉडी ए है, बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पर भी लग रहा है फोर्स, दैट इज FBA। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FBA है उसका जो डायरेक्शन है वो बॉडी ए की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ए के द्वारा लग रहा है। और जो FBA है उसका जो डायरेक्शन है वो बॉडी बी की तरफ है, क्योंकि वो बॉडी बी के द्वारा लग रहा है। लेकिन दोनों अपोजिट इन रिएक्शन है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर माना लेट FAB इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी या फिर ड्यू टू बॉडी बी, और FBA इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। तो आपको ये याद रखना है कि जो AB है दैट मीन्स A बॉडी पर लग रहा है, B बॉडी के द्वारा लग रहा है। इसी तरह से FBA में क्या है, B बॉडी पर लग रहा है, पहला वाला पर, दूसरा वाला द्वारा, दैट मीन्स B बॉडी पर लग रहा है, A बॉडी के द्वारा लग रहा है, लेकिन दोनों वैल्यू में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। दैट मीन्स वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन
एफ बी ए इजकल टू माइनस एफ बी, क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, तो एक्शन इजकल टू माइनस रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना कि जो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा आपको याद रखना है कि ऑलवेज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और याद रखना है कि अर्थ और यूनिवर्स में कोई भी बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो आपको याद रखना कि अर्थ और कोई भी बॉडी के बीच में, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ और मून के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम लोग ग्रेविटी बोल सकते हैं, या फिर अर्थ और सन के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम लोग ग्रेविटी बोल सकते हैं, या फिर हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी कह सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन हाँ, मैं अगला जो मेरा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट, इफ यू रियली लाइक माई हार्ड वर्क, then please go and subscribe my channel, please. I love you all. Bye bye. Take care. Meet you next day.